दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों 2024 के चुनाव में बड़े दिलचस्प नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। अब कोई पार्टी जो 370 की बात करती है, कोई पार्टी जो 400 पार की बात करती है। जी, मैं सत्ताधारी दल की बात कर रहा हूँ, सत्ताधारी पार्टी की बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी। उसके जो टॉप लीडर्स हैं, हर जगह जब भी रैली में जाते हैं, कहीं किसी जगह कोई रोड शो करते हैं तो कहते हैं कि हम 370 से ऊपर जाएंगे, कभी कहते हैं कि हम 400 पार करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है जो घबराहट, बेचैनी पार्टी के बड़े नेताओं में है, योजनाकारों में है, जिस तरह की वो कारगुजारियां कर रहे हैं, जिस तरह का उनका एक्शन है, उससे तो लगता है कि ये पूरी की पूरी लड़ाई उनकी जो 272 पहुंचने में एक आशंकाग्रस्त वो हैं। ऐसा लगता है कि उनको यह भी शंका है कि पता नहीं कितनी सीटें आएंगी, वे कॉन्फिडेंट नहीं हैं। तो बहुमत का आंकड़ा छूने को लेकर भी मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं उनके दिमागों में, उनके मन में एक शंका पैदा हो गई है और इसीलिए वो ऐसी बातें करते नजर आ रहे हैं, ऐसा एक्शन करते नजर आ रहे हैं, ऐसे कदम उठाते नजर आ रहे हैं जो उनकी आशंका को साबित करता है कि जरूर उनके दिल और दिमाग में, उनके मन में आशंका है। वो नारा तो लगा रहे हैं 400 पार, 400 पार, लेकिन बहुमत का आंकड़ा छू लें, इसमें भी समस्या उनको कहीं ना कहीं अंदर से नजर आ रही है। तो जो ओठों पे नहीं आ रहा है वो मन के अंदर है, और जो मन के अंदर है उसके लिए तरह तरह के ऐसे काम कर रहे हैं कि पूछिए मत। अब उदाहरण मैं लूं अगर महाराष्ट्र का, तो वहां एक उम्मीदवार उद्धव ठाकरे की पार्टी का जैसे ही नॉमिनी बनता है, उसको टिकट मिलता है, ईडी उसके घर पहुंच जाती है, तुरंत तुरंत पहुंच जाती है। इसके अलावा दोस्तों कई जगह पॉलिटिकल पार्टी, जो रीजनल पार्टीज हैं कई स्टेट में, उनके साथ न जाने कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया है रूलिंग पार्टी द्वारा, सत्ताधारी दल द्वारा, या सरकार द्वारा, या सरकार की एजेंसियों द्वारा, कि वो ताबड़तोड़ ताबड़तोड़ अपने कैंडिडेट्स बदल रहे हैं। जो राजनीतिक पार्टियां हैं क्षेत्रीय स्तर पर बहुत मजबूत हैं कई स्टेट्स में, वो ताबड़तोड़ अपने जो उम्मीदवार बदल रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है समझ में नहीं आता। कई बार तो अपने जीतने लायक उम्मीदवारों के को हटा करके और कमजोर कैंडिडेट पुटअप कर दे रहे हैं। ऐसा भी कई जगह हो रहा है, कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं। तो पार्टियों को मैनेज किया जा रहा है, ऐसी पार्टियों को मैनेज किया जा रहा है जिनके कुछ नेताओं पर कुछ मामले लंबित हैं। कुछ मामले लंबित हैं का मतलब उन पर केसेज हैं, या उनके ऊपर गंभीर आरोप हैं, या उनके बारे में तरह तरह की फाइलें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट एजेंसीज में पड़ी हुई हैं। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों हमारे देश के ऐसे 6 राज्य हैं और इन 6 राज्यों की सूची बिल्कुल साफ देखी जा सकती है, बनाई जा सकती है। मैंने इन 6 राज्यों में वहां के बहुत अच्छे पत्रकार जो वहां के हैं, जाने माने पत्रकार जो हैं, मैंने उनसे बात की और उन्होंने बताया कि जी हाँ, हमारे स्टेट में भी ऐसा हो रहा है। दनादन वो कैंडिडेट तय करते हैं, कैंडिडेट बदलते हैं। ये क्या हो रहा है? तो ऐसा लगता है कि पार्टियों को कहा जा रहा है कि मतलब आप कुछ ऐसा कीजिए कि आप भी ठीक रहिए, आपके नेता को भी परेशानी ना हो और हमें भी परेशानी ना हो। कुछ मैच फिक्सिंग जैसा, जिसका राहुल गांधी ने जिक्र किया था अपने ढंग से। अब उनका क्या मकसद था, क्या परिप्रेक्ष्य था, उनका क्या नजरिया था मैच फिक्सिंग से, वो जरा व्यापक था। लेकिन मैच फिक्सिंग का मतलब यह भी होता है कि दो पार्टियां जो आमने सामने हैं, उनमें आपस में कोई फिक्सिंग हो जाए। तो यकीनन मैं कहूंगा कि राहुल गांधी बृहत्तर संदर्भों में यूज कर रहे थे मैच फिक्सिंग को, लेकिन मैच फिक्सिंग अलग अलग ढंग से की जा रही है इस चुनाव में। और तीसरी बात दोस्तों, अब आप बताइए कि कई बार ऐसा हमने तो पहले नहीं देखा है कि कोई उम्मीदवार मामूली सी चूक हो जाए, जो
रिटर्निंग अफसर जो होता है, जो बड़े अफसर होते हैं, वो तत्काल नामांकन के दौरान उसको बुलाकर कहते हैं कि साहब आपने यहां से छोटी गलती कर दी है, इसको करेक्ट कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा और जबरन किसी उम्मीदवार का नामांकन ही खारिज कर दिया जा रहा है और इस तरह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वॉकओवर मिल रहा है। अब मध्य प्रदेश का मैं उदाहरण लूं, वहां बीडी शर्मा साहब जो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो खजुराहो से चुनाव लड़ रहे हैं। खजुराहो में इंडिया ब्लॉक की उम्मीदवार मीरा यादव हैं। मीरा यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं और समाजवादी पार्टी में एक बार विधायक वो रह चुकी हैं। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल अननोन है या अनुभवहीन है। वो नामांकन भरने गई गाजे बाजे के साथ और उनके नामांकन के दौरान कांग्रेस पार्टी के भी नेता, बड़े नेता मौजूद थे, वहां बड़े बड़े वकील मौजूद थे। तो जब ये मैडम वहां पर नामांकन भरने गई मीरा यादव, तो उनसे एक चूक हो गई कि सिग्नेचर कई पेपर पर किया जाता है नामांकन के, तो नॉमिनेशन में सिग्नेचर उन्होंने किया लेकिन एक पेपर में सिग्नेचर बाय चांस मिस हो गया। रिटर्निंग अफसर जब सारे पेजों को देखता है तो उम्मीदवार को कहता है कि साहब आपका यहां सिग्नेचर छूट गया है या ये जो एक 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 जो कॉलम है उसको आप भरने से चूक गए हैं या चूक गई हैं, तो वो करा लेता है। लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और बाद में तो ये पता चला है कि रिटर्निंग अफसर भी 3 घंटे तक इंतजार करते रहे उम्मीदवार और उम्मीदवार के पति, उनके हस्बैंड, जो स्वयं भी विधायक रहे हैं या विधायक हैं, लेकिन 3 घंटे तक वो गायब रहे, ऐसा भी बताया जाता है। ऐसी भी खबर मध्य प्रदेश के अखबारों में कुछ जगह छपी है, कुछ वेबसाइटों पर हमने देखी। और मीरा यादव का जो नॉमिनेशन है इंडिया ब्लॉक की उम्मीदवार का, जो समाजवादी पार्टी की एकमात्र उम्मीदवार हैं या थी मध्य प्रदेश से, उनका नामांकन खारिज कर दिया जाता है। अब आश्चर्यजनक है कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर उम्मीदवार विपक्ष की हो सकती थी मीरा यादव, उनको इलेक्शन लड़ने से ही वंचित कर दिया जाता है। ये कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड है चुनाव में और निर्वाचन आयोग कर क्या रहा है? और दूसरी बात दोस्तों, मामूली तो नहीं, ये बड़ी गलती है इंडिया ब्लॉक के नेताओं की तरफ से कि डमी कैंडिडेट्स नहीं खड़े किए गए। तो अगर डमी कैंडिडेट्स खड़े किए गए होते या उनसे भी नामांकन भरवाया जाता तो शायद वो इनके बदले किसी और को पुटअप कर सकते थे। मैं नहीं जानता कि निर्दलीय जो भरे होंगे या अन्य लोग जो और किसी छोटे दल की तरफ से भरे होंगे, क्या इंडिया ब्लॉक के पास ये ऑप्शन अब है कि उनको वो कैंडिडेट के रूप में अडॉप्ट कर लें और इस तरह बीडी शर्मा जो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनको चुनौती दे सकें खजुराहो के मैदान में। खजुराहो जो सीट है उस पर कांटे की टक्कर बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार दे सकती थी, लेकिन अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को एक तरह से वाको सा है। तो ऐसी चीजें भी हो रही हैं। अब अरुणाचल में तो जानते ही हैं कई सीटों पर उम्मीदवार वहां के इलेक्शन में जीते। दूसरे लोगों ने नामांकन ही नहीं किया कई जगह। मैं असेंबली की बात कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों, विपक्षी नेताओं को नोटिस पर नोटिस जा रहा है एजेंसियों का, यह बड़ा दिलचस्प है। किसी पर एफआईआर हो जा रहा है। अच्छा, एजेंसियों और अन्य जो पुलिस और अन्य जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, इनके नोटिस की बात छोड़िए, इलेक्शन कमीशन भी केवल विपक्षी नेताओं को नोटिस दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ एक नेताओं को भी मिली है नोटिस। उसमें एक तो दिलीप घोष भी हैं, बंगाल जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन ज्यादातर जो नोटिस अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ रही है वो विपक्ष के नेताओं को, और कई मामलों में तो बिला वजह। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रचार में, बड़े नेता खुलेआम धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, धार्मिकता का प्रचार कर रहे हैं, चुनाव के दौरान धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर डिफरेंशिएट करना, आम लोगों को समाज में विभाजन करना, यह प्रतिबंधित है कोड ऑफ कॉन्डक्ट में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम नारे लगाते हैं जो बिल्कुल धार्मिक नारे हैं।
लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक भी नोटिस उनको नहीं दिया है। तो ये महज संयोग मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। आम आदमी पार्टी की जो नेता हैं और मंत्री हैं सरकार में, आतिशी आतिशी ने तो ये कह दिया है कि ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी संस्था बन गया है। अब हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने रैली करने की, चुनाव की सभा करने की इजाजत मांगी, तो उसको क्या जवाब मिला? वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, जवाब में गड़बड़ी जो हुई, जो भद्दी जो टिप्पणी चली गई, चित्र कोई चला गया, उसकी वजह यह है कि वेबसाइट हैक हो गई थी। अब इसकी तो जांच पड़ताल अलग से होनी चाहिए। लेकिन इस बीच पता चला है कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड किया है, यह भी रिपोर्ट हुआ है इस मामले में। तो वो क्यों किया है? जब किसी की गलती नहीं है तो फिर वो क्यों हुआ? बहुत सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह लोगों को डरा रही है, धमका रही है, तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की हर संभावना को कुचल रही है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या तो खामोश होकर यह सब देख रहा है या उसका सहयोग कर रहा है। ऐसे में चुनाव किस तरह यह लड़ा जा रहा है आप समझ सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, कि जब धार्मिकता का भरपूर दुरुपयोग किया जा रहा है, धर्म को राजनीति से अलग रखा जाना था, लेकिन राजनीति में धर्म को घुसाया जा रहा है। और दूसरी तरफ जब किसी चीज से काम नहीं चल रहा है तो फिर चुनाव में सरहद के मसले को उठाया जा रहा है। किसी पड़ोसी देशों से जो कटुता और टकराव का रिश्ता रहा है भारत का, उसको भड़काने की कोशिश की जा रही है। अभी राजनाथ सिंह के बयान जी को लेकर, रक्षा मंत्री देश के हैं, उनके बयान को लेकर टीवी पुरम में लगातार स्टोरी चलाई जा रही हैं। अरे क्या वजह है कि चुनावी मौसम में ही आपको याद आ रहा है एयर स्ट्राइक को भी सेलिब्रेट किया जा रहा है? अरे भाई, एयर स्ट्राइक हो गई, देश को अधिकार है अपनी रक्षा में कुछ भी करने का, लेकिन चुनावी मौसम में उसका बार बार क्यों इस तरह से हवाला दिया जा रहा है? देश को सुरक्षित रखना है, मजबूत रखना है। किसी भी देश, जो बाहरी देश है, जो कोई विदेशी मुल्क है, उसकी हिम्मत नहीं जो हमारी सुरक्षा को भेद सके, ये सब जानते हैं। लेकिन चुनावी मौसम में इन चीजों का क्यों दुरुपयोग किया जा रहा है, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। ऐसा लगता है कि एक बार पुलवामा के नाम पर चुनाव में ध्रुवीकरण किया गया था, वैसे ही किसी ध्रुवीकरण की तलाश की जा रही है, ध्रुवीकरण के किसी मसाले की। कोई टूल किट ऐसा लगता है कि खोजा जा रहा है कि कुछ ऐसा कर दिया जाए कि किसी न किसी तरह से संख्या हमारी बढ़ जाए सीटों की। तो दोस्तों, ये बताता है कि कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी को जनवरी महीने में जो राम मंदिर का लोकार्पण कराया गया था, जल्दी में, मंदिर पूरा नहीं बना था, जल्दी लोकार्पण कराया गया था, और लगा था पार्टी को, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, सभी को, संघ परिवार को, कि ये भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के लिए काफी है। लेकिन अब उनको लग रहा है कि चुनाव जीतने के लिए सिर्फ वही काफी नहीं था। तो अब ताबड़तोड़ चीजें की जा रही हैं। चीफ मिनिस्टर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, विपक्ष के 2 चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार किए गए, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल। जो बचे हुए हैं उन नेताओं को नोटिस दी जा रही हैं। कोई जेल से छूट जाता है तो लगातार प्रोपेगेंडा होता है कि आप इस तरह से बयान देंगे, इस तरह से चुनाव प्रचार करेंगे तो आपको फिर जेल भेज दिया जाएगा। और इसको डंके की चोट पर बयान के शक्ल में कहा जा रहा है। तो ये क्या बताता है? ये हताशा दर्शाता है। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी को राजनीतिक अभियान से चुनावी जीत मिलती शायद उसको नजर नहीं आ रही है। शुद्ध राजनीतिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी लोकसभा 2024 का चुनाव जीतने में अपने को
असमर्थ देख रही है, इसलिए वो गैर राजनीतिक मसलों को उछालने में ज्यादा यकीन कर रही है। वो लगातार ध्रुवीकरण के मसलों को तलाश रही है, बिल्कुल राजनीति से इतर। लोकतांत्रिक जो विमर्श है उसको वायलेट कर रही है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका सहयोग कर रहा है। जिस तरह की बयानबाजी हो रही है और जिस तरह विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है, नामांकन खारिज करने की कोशिश हो रही है, और इसके अलावा अनेक पार्टियों को दबाया जा रहा है ताकि वो अपने अच्छे कैंडिडेट्स पुटअप न करें। लगातार कुछ पार्टियां बदल रही हैं, जैसा मैंने पहले कहा। ये सारी चीजें बताती हैं कि 370 पार या 400 पार का जो नारा है, दरअसल वो एक प्रोपेगेंडा मटेरियल के अलावा और कुछ नहीं है। दरअसल बहुमत की पीड़ा है। बहुमत के लाले पड़ते दिखाई दे रहे हैं कि उनको लगता है कि शायद बहुमत तक हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे, मेजॉरिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसी आशंका के कारण चुनाव को राजनीतिक नहीं रहने दिया जा रहा है। ध्रुवीकरण और तरह तरह के हथकंडों के जरिए चुनाव को और राजनीतिक और लोकतांत्रिक ढंग से लड़ने की एक योजना बनाई जा रही है। तो दोस्तों, इसको जरूर देखा जाना चाहिए, संजीदा ढंग से, आलोचनात्मक ढंग से देखा जाना चाहिए सभी उन लोगों द्वारा जो लोकतंत्र में यकीन करते हैं और जो अपने देश को मोहब्बत करते हैं। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।